हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 के तहत आर्टिकल 53 में दिया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। अब देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, उसकी 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नोट: यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, यह आर्टिकल 54 के तहत आता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये याद रहे कि निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित केवल, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 85 अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा नियम नहीं है कि एक बार ही होगा, अनेक बार हो सकता है। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आर्टिकल 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। आर्टिकल 56। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 77 के सबक्लोज 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी और अनुच्छेद 77 के सबक्लोज 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत के राष्ट्रपति। अब भारत के कुछ राष्ट्रपति देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है अक्सर, या तो क्रम पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक। फिर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये 1962 से 1967 तक। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। वीवी गिरी 1969 से 1974। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987। आर वेंकटरमण 1987 से 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। के आर नारायण 1997 से 2002 तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012। फिर है प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017।
फिर रामनाथ कोविंद 2017 से 2022, द्रौपदी मुर्मू 2022 से अब तक। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति, जन्म 20 जून 1958, कौन? द्रौपदी मुर्मू। वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक एवं बीडी जस्सी 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। वीवी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और वीडी जत्ती। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। अब वो दशाएं देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति से को संबंधित अपने त्यागपत्र द्वारा। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56 के सब क्लॉज 2 में। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरे सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाले प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, मतलब 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई हो तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। मतलब अगर पूरे 5 साल के बाद पद रिक्त हो रहा है तो उनसे पहले ही निर्वाचन कर लिया जाता है, अनुच्छेद 62 के तहत। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल ना होने पाए, इसलिए उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। मतलब अगर राष्ट्रपति का टाइम पूरा हो गया, 5 साल हो गए हैं और किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो तब तक पद पे बने रहेंगे। ऐसी दशा में मतलब उपराष्ट्रपति काम नहीं करता, राष्ट्रपति ही पद पे बने रहता है जब तक कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। अनुच्छेद 56। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। मतलब अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, और वो भी नहीं है तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं।
राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपये प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपया महीना अलग से दिया जाता है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य देख लेते हैं। नियुक्ति संबंधी अधिकार राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदि। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब विधायी शक्तियां देख लेते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इससे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। नंबर 2, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। थर्ड है, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, मतलब अगर निर्वाचन हुआ तो जो सत्र होगा उसके प्रारंभ में, और वैसे हर साल जो प्रथम सत्र होता है उसके आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। फोर्थ है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। फिफ्थ, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। निम्न विधेयक जो है ये ए है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। मतलब ये जितने मैं बताऊंगी अभी ABCD करके, इनमें सब में पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, मतलब पहले पूछा जाता है। बी, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत। सी, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117 के तहत। डी, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हों प्रभाव डालने वाले विधेयक। ई है, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304। 6, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108। इसका क्वेश्चन भी बन चुका है 2 बार PCS में। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं, आर्टिकल 113 का सब क्लॉज 3। अब है संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई थी, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकते हैं, अनुच्छेद 80। अब है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह
तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं कर सकता। जब दोनों सदनों में सत्र होते हैं, तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती। सैनिक शक्ति सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। वह राजनीतिक शक्ति दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। फिर है क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। अब है प्रविलंबन। किसी दंड पर, विशेषकर मृत्युदंड, रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। ये किसके तहत आएगा? प्रविलंबन में। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। अब है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। फर्स्ट है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352। बी है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। थर्ड है वित्तीयापात, अनुच्छेद 360 न्यूनतम अवधि 2 माह। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 153 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत फर्स्ट, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक पुनः विचार हेतु लौटा सकता है संसद को, धन विधेयक को छोड़कर। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। भारत के राष्ट्रपति की में 3 प्रकार की वीटो शक्ति निहित हैं। फर्स्ट है अत्यंतिक वीटो, अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। 2 है निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। थर्ड है जेवी वीटो या पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। अत्यंतिक वीटो इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संबंध में, अर्थात संसद का सदस्य जो मंत्री न हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक गैर सरकारी होता है।
सेकंड है सरकारी विधेयक के संबंध में, जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसा विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे, तब ये पॉसिबल है। सेकंड है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज दे तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी बाध्यकारी है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति की इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय देता है जब यह संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अब है जेबी वीटो। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने की निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग उदाहरण 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनः विचार के लिए हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। राज्य विधायिकाओं के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति उस समय अपनी स्वीकृति दे देता है, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु लगाया गया हो। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे या सुरक्षित रख ले स्वीकृति, या वह विधेयक यदि धन विधेयक न हो तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। फर्स्ट है वह विधेयक पर स्वीकृति दे दे। सेकंड है स्वीकृति सुरक्षित रख ले। थर्ड है अगर धन विधेयक ना हो तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे। और फोर्थ है कि वो राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख ले। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं अनुच्छेद 201 के तहत। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। थर्ड है वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक न हो तो राज्य विधायिका के पास पुनः विचार हेतु लौटा दे। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों पर अपनी जेवी वीटो का प्रयोग कर सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन
लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव हार गए और फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। अब कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट है निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए, भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। ये व्याख्या है क्वेश्चन की। सेकंड है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। इसका आंसर बी है, सॉरी सी है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत, अतः दोनों भिन्न हैं। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, अतः यह दोनों भिन्न है। इसलिए ए सही है जबकि आर गलत है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, यह कारण है। तो ये सही नहीं है, ये सही है और आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के तहत कथन ये सही हो गया। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 74(1) के तहत। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित हैं। मतलब राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही वह करेगा, जो भी कुछ करेगा। फोर्थ है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। तो सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 53 के तहत। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 53 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कारण है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही है। ए और बी दोनों सही है, परंतु ए बी का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, कथन है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। कारण है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 53 के सब क्लॉज 2 के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, वह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो सब जानते हैं, इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा या राज्यसभा? तो ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से।
संविधान के अनुच्छेद 55 के सब क्लॉज 3 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचक आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण है, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है इसमें, क्योंकि आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा भी दोनों ही बी और सी दोनों सही है। बहुत अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं। अच्छा, इसमें कूट दिया हुआ है तो डी 1, 3 और 4 दो गलत है। राज्य विधान मंडलों दोनों के निर्वाचन सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो दो है ये गलत है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते, सिर्फ विधानसभा के। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व संविधान संशोधन 1992 द्वारा 17वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य की विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं। ऑप्शन बी दिल्ली और पुडुचेरी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। ये ऑप्शन डी विधान परिषदों के सदस्य। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ से थे? तो ये बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वो अवधि के लिए पता नहीं, क्वेश्चन कुछ हटपटा सा है, देख लेते हैं। बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1957 तथा 1957 से 62 भारत के राष्ट्रपति रहे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 के वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे तथा 1952 एवं 1957 में वे क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन ए श्री वी गिरी थे। भारत के व्यक्ति अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री वी गिरी थे, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 1977 से 1982 थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है तो नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा?
ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे? ऑप्शन डी नीलम नीलम संजीव रेड्डी। दी गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से नीलम संजीव रेड्डी दो अवधियों 1967 और 69 एवं 26/3/1977 से 13/7/1977 के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1977 से 1982 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? ऑप्शन ए वीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देश में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ऑप्शन सी जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन असंगत है? डी जवाहरलाल नेहरू। दिए गए विकल्प में जवाहरलाल नेहरू असंगत हैं, क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री थे जबकि अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति रहे थे। है ना ऊपर? राजेंद्र प्रसाद, राजतार कृष्ण, जाकिर हुसैन, ये सब राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ऑप्शन सी 12वां। 19 जुलाई 2007 में भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरों सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जब उनकी मृत्यु हुई तब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।